जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 को ही यूनिट नंबर 2 पेपर 4 पार्ट ए को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। ठीक, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमने वो पढ़ा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चैलेंजेस क्या क्या, मतलब हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के जो नेशनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो क्या है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स नेशनल सिक्योरिटी पर इफेक्ट डालते हैं वो पढ़ा था। ठीक, आज जो हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्रीय हित। ठीक, तो हेडिंग डालिए, आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इंटरेस्ट, या हम कहें राष्ट्रीय हित। ठीक, नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, जितने भी नेशंस हैं, ठीक है, सबका अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना एक हित होता है। और जो भी देश है, ठीक, वो अपने राष्ट्रीय हित को हमेशा सबसे ऊपर रखता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी हो या उनकी डिप्लोमेसी हो, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक, जैसे इंडिया जो है उसका भी अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होगा, राष्ट्रीय हित। हम जो भी डिप्लोमेसी करते हैं या जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है वो हमारे इंटरेस्ट को देख करके होती है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे हर कंट्री का होता है। ठीक, तो अगर हम कहें तो जो फॉरेन की पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, तो उसमें जो सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, और वो जिन प्रिंसिपल्स पर बात करती हैं वो ही राष्ट्रीय हित होता है। जैसे अगर भारत किसी देश से बात करेगा तो वो उन्हीं सिद्धांतों और उन्हीं नीतियों पर बात करेगा जो उसके इंटरेस्ट की होगी। बात समझ रहे हैं? तो जैसे कि हमारा डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक, हम किसी और देश का इंटरेस्ट नहीं सोचते, हम अपना इंटरेस्ट सोचते हैं सबसे पहले। ठीक, तो अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए तो द पॉलिसी एंड प्रिंसिपल on which all countries participating in international politics conduct their affairs is called national interest। देखिए, जितने भी देश अपने कार्यों का संचालन नीति और सिद्धांत, जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी देश, और उनका अपना जो नीति और सिद्धांत है उस आधार पर अगर करते हैं तो उसी को बोला जाता है नेशनल इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा देश अगर किसी और देश से डिप्लोमेसी करेगा या फॉरेन रिलेशन रखेगा तो भारत पहले अपना हित देखेगा। ये हर कंट्री की पॉलिसी होती है। ठीक, तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? द पॉलिसी एंड प्रिंसिपल ऑन विच all countries participating in international politics conduct their affairs is called national interest। अगला बात करें, नेशनल इंटरेस्ट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। देखिए, राष्ट्रीय हित जो होता है ना, वो किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला। ठीक, मतलब फाउंडेशन स्टोन है, क्योंकि हम किसी भी देश से बात करेंगे ना तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में होगा हमारा खुद का इंटरेस्ट इसमें क्या है। अगर हम कोई डील करते हैं, अगर हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, अगर हम कोई एमओयू भी साइन करते हैं तो उसमें हम पहले ये देखेंगे कि उस डील से भारत को क्या फायदा है। क्लियर? तो इसीलिए किसी भी देश की, मैं भारत के संदर्भ में बोल रहा हूं, बल्कि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसकी आधारशिला क्या होती है? नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। क्लियर? तो नेशनल इंटरेस्ट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बिर्च एंड अब्दुल सईद, the broad long-term and constant objective for the achievement of which everyone in the state, nation and government find himself striving is the national interest। देखिए,
चार्ल्स बर्च और अब्दुल सईद, ठीक है, इन दोनों के अनुसार नेशनल इंटरेस्ट क्या है? मतलब एक तरीके से कहा जाए ब्रॉड, लॉन्ग टर्म, मतलब व्यापक और दीर्घकालीन। व्यापक मतलब ब्रॉड होता है और दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इसके अलावा सतत उद्देश्य, कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो एक तो ब्रॉड लॉन्ग टर्म है और ऊपर से कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और उसी जो उद्देश्य है, ठीक है, उसकी पूर्ति के लिए अगर राज्य, राष्ट्र और देश, सरकार में सब कार्य प्रयत्न तरीके से किए जा रहे हैं, वही नेशनल इंटरेस्ट है। मतलब कि हमारी राष्ट्रीय जो हित होता है उस पर सरकार से लेकर के पूरा देश काम करता है, ठीक है। और ये एक तरीके का सिद्धांत होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, जो कि सतत हो और ब्रॉड और लॉन्ग टर्म हो, वही नेशनल इंटरेस्ट कहलाता है। देखिए, शॉर्ट टर्म कभी भी नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म हाँ थोड़ा बहुत कुछ चीजें हो सकती है, बट वो नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। नेशनल इंटरेस्ट इज अ ब्रॉड लॉन्ग टर्म। ये किसके अकॉर्डिंग है? चार्ल्स बिच एंड अब्दुल सैयद। अकॉर्डिंग टू बैन डाइक, the national interest is what states want to protect or achieve in relation to each other. मतलब कि बॉन्ड डिक के अनुसार राष्ट्रीय हित वह है जिसकी रक्षा या उपलब्धि राज्य एक दूसरे के मुकाबले में करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक तो सबसे पहली बात अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय जो हित है उसकी सुरक्षा करना, और इसके अलावा दूसरे देशों से भी जो रिलेशन हम रख रहे हैं उसमें भी हम किसको मानेंगे? अपने राष्ट्रीय हित को मानेंगे। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू बैन डाइक, इन हिज बुक द नेशनल इंटरेस्ट, Joseph Frankel explains the national interest as the functional explanatory elements of the nation's aspiration and foreign policy debates. देखिए, ये जोसेफ फ्रैंकल, ठीक है, ये एक लिटरेचरिस्ट रहे हैं, ठीक है, लिटरेचर लिखते हैं। इनकी एक किताब थी द नेशनल इंटरेस्ट। इसमें इन्होंने बताया कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय हित की व्याख्या राष्ट्र की आकांक्षाओं, ठीक है, विदेश नीति के क्रियात्मक, व्याख्यात्मक तथा विवादों का निरूपण करने वाला तत्व के रूप में की है। मतलब कि ये जो जोसेफ फ्रैंकल हैं, इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे एक्सप्लेन किया? एज अ एलिमेंट ऑफ नेशंस एस्पिरेशन, मतलब राष्ट्रीय व्यापक, एक तरीके से कहा जाए राष्ट्र की आकांक्षाएं, ठीक है, विदेश नीति किस तरीके से चली, ठीक। तो ये नेशनल इंटरेस्ट बताया है किसने? जोसेफ फ्रैंकल ने। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई। तो देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, बट मोरलेस अगर हम बात करें तो व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, तो किसी भी देश की जो अपनी मूलभूत पॉलिसी या प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, जिसको आगे रख करके वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, इसी को नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब हर देश की अपनी एक फंडामेंटल पॉलिसी है जिससे वो देश किसी भी कीमत पर, ठीक है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मतलब जब भी वो इंटरनेशनल फोरम में जाएगा तो उसके दिमाग में ये दो पॉइंट्स होंगे या ये पॉइंट्स होंगे कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखना है, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखना है। तो राष्ट्रीय हित समझ में आया क्या होता है राष्ट्रीय हित, ठीक। अब देखिए राष्ट्रीय हित के प्रकार हमें देखने हैं, टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो थॉमस रॉबिन्सन ने दे डिवाइड्स द वेरियस टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इनटू 6 कैटेगरीज। देखिए थॉमस रॉबिन्सन ने जो नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है, ठीक। सबसे पहला होता है प्राइमरी इंटरेस्ट। देखिए 6 कैटेगरी में बांटा है रॉबिन्सन, ठीक। और प्राइमरी इंटरेस्ट मतलब जो किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट,
वो होता है प्राइमरी इंटरेस्ट। दोज इंटरेस्ट दैट आर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस टू द स्टेट, मतलब कि वो इंटरेस्ट या वो हित जो मतलब किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक, जैसे देश की सुरक्षा। देश की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है हमारे देश के लिए, कोई भी चीज हमारी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। क्लियर? तो सबसे प्राइमरी इंटरेस्ट हमारा क्या है? सुरक्षा। नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी इंटरेस्ट। सेकेंडरी इंटरेस्ट की बात करें अगर हम, तो लेस इंपॉर्टेंट देन प्राइमरी इंटरेस्ट बट नेसेसरी टू मेंटेन द पावर ऑफ द स्टेट सच एज सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड एम्बेसडर्स अब्रॉड। देखिए, अब पहले तो देश को बचाना है, ये तो पहला है प्राइमरी। अब देश में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आप अपने देश के नागरिकों को नहीं बचा पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका देश विश्व में क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो अपने देश को शक्तिशाली रखने के लिए अपने लोगों को भी बचाना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं आप? तो समझे आप? तो मतलब किसी भी देश को अपने देश की रक्षा के साथ साथ अपने देश के एक एक प्रत्येक नागरिक की भी रक्षा करनी जरूरी है। इवन हमारे जो एम्बेसडर्स अब्रॉड में रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी भी ध्यान रखनी जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आया, ठीक, प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है? प्राइमरी इंटरेस्ट देश की रक्षा करना। और सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या है? मतलब प्राइमरी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकेंडरी भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, देश के लोगों की रक्षा करना और अपने एम्बेसडर्स जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनकी रक्षा करना। ये क्या है? सेकेंडरी इंटरेस्ट। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा सारे। इसके बाद उन्होंने बताया परमानेंट इंटरेस्ट, मतलब जो स्थायी हित है। द स्टेट हैज लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, पीसफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक, अगर लक्ष्य या प्रयोजन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत देश के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आर्थिक विकास, हमारा ये शुरू से गोल और ऑब्जेक्टिव रहा है दैट आवर नेशन शुड बी पीसफुल एंड देयर शुड बी कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारा परमानेंट इंटरेस्ट है, मतलब ये कभी चेंज नहीं हुआ, ये लॉन्ग टर्म गोल है और ऑब्जेक्टिव है। तो क्या है कि अपने देश में शांतिपूर्ण तरीके से आर्थिक विकास करना, ये हमारे राष्ट्र का है। क्लियर? तो तीसरा है परमानेंट इंटरेस्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल इंटरेस्ट। Those interests of the nation that a nation considered necessary for the national interest in particular circumstances are influenced by public opinion and the opinion of various individuals। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके जो इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी भी नेशन का, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में एज अ नेशनल इंटरेस्ट माना जाता है, मतलब कि वो हमेशा नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर कहीं पर देश में कहीं पर भी कोई आपदा आ गई, हाल ही में अभी उत्तराखंड में पहाड़ फटा, ठीक, सबसे पहली प्रायोरिटी फिर क्या हुई सरकार की? सबसे पहली प्रायोरिटी है वहां पर राहत बचाव कार्य करना युद्ध स्तर पर। मतलब आपका इंटरेस्ट जो था वो बदल गया उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के लिए। ये हर समय नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें कहीं भूकंप आया तो वहां के देश की सरकार की सबसे पहले क्या जिम्मेदारी होती है कि भैया जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए, राहत बचाव का कार्य किया जाए। होता है कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट, सरकार सारे कामकाज छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ वहां लोगों के सहायता के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर ध्यान देती है। क्या ये सर्कमस्टेंसेस हर टाइम होते?
ये आते हैं कभी कभी, और उस टाइम पर वो पर्टिकुलर हमारे लिए काम जो हो जाता है वो राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हो जाता है। ठीक, और ये पब्लिक ओपिनियन के आधार पर ये चेंज भी होता है। पब्लिक ओपिनियन के आधार पर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो वेरिएबल इंटरेस्ट आपको समझ में आया। ठीक, जो किसी विशेष परिस्थिति में ही नेशनल इंटरेस्ट के रूप में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कहीं आपदा आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कोई भी इंसिडेंट हो गया, तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर समय पर प्रायोरिटी क्या हो जाती है, वहां से लोगों को हटाना, मलबे को हटाना, सारी चीजें करना। बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल इंटरेस्ट आपको समझ में आया। ठीक, अगला बात करें, अगला है जनरल इंटरेस्ट। Those conditions that benefit the country in general in the economic, commercial and political spheres, such as maintaining power balance. देखिए, जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है सामान्य हित। ये परिस्थिति देश के लिए कब उत्पन्न होती है, जब आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से और राजनीतिक क्षेत्रों में, ठीक है, अगर हम बात करें तो सामान्य तरीके से लाभ पहुंचाने, ठीक, सामान्य तरीके से, तो ये होता है हमारा जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो परिस्थितियां जो देश को सामान्य रूप से आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती है, उसको सामान्य हित कहते हैं, जनरल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा बात करें तो शक्ति संतुलन बनाए रखना। देखिए, मेंटेनिंग पावर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी ये जरूरी है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो रही? तो वो जनरल इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिक इंटरेस्ट, arise from and have a deep relationship with the general interest, such as not allowing any country to occupy the islands associated with the Indian Oceans to maintain the balance of power by India. ठीक, देखिए, कुछ हद तक अगर हम बात करें तो विशिष्ट हित भी होते हैं। ठीक, देखिए, तो हमारे जनरल इंटरेस्ट से इसका डीप रिलेशन होता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट का। ठीक, आधार क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन, अगर हम बात करें हिंद महासागर, ठीक, तो हमारे दक्षिण में है हिंद महासागर। ठीक, और इसका नाम ही इंडियन ओशियन पड़ा है। ठीक, तो यहां पर कोई भी आइलैंड ऑक्यूपाई करने की परमिशन ना देना या अलाउ नहीं करना, ये क्या है, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक, मतलब वो यहां नहीं चाहते हैं कि यहां पर कोई स्ट्रक्चर तैयार हो या कोई देश हमारे खिलाफ काम करे। क्लियर? तो ये होता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ गया, राष्ट्रीय हित के आपको प्रकार समझ में आ गए जो थॉमस रॉबिन्सन ने दिए। ठीक, पहला था प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट, वेरिएबल, जनरल, स्पेसिफिक। ठीक, ये सब हित होते हैं। ठीक, अब इसमें अदर टाइप्स अगर हम देखें तो अदर टाइप्स के भी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। देखिए, ये तो रॉबिन्सन ने दिए थे, ये रॉबिन्सन ने दिए थे। अदर टाइप्स के भी होते हैं नेशनल इंटरेस्ट, जैसे इक्वल इंटरेस्ट और प्रूवन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दैट आर कंपैरेटिवली beneficial and useful to two or more states. For example, Britain and the United States have an equal interest in Europe that no other great power should interfere in Europe. देखिए, होता क्या है, इक्वल इंटरेस्ट या प्रूवन इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा हित जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का कंबाइंड है, मतलब कॉमन इंटरेस्ट। मतलब जैसे क्या होता है, जैसे आप बात करें उदाहरण के तौर पर, हमारे दो पड़ोसी देश, ठीक, पाकिस्तान और चाइना, ठीक, दोनों का प्रॉब्लम इंडिया से है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो दोनों को इक्वल प्रॉब्लम है इंडिया से। भाई, पाकिस्तान को अलग प्रॉब्लम है उनका, चाइना का अलग क्राइटेरिया है प्रॉब्लम का, बट प्रॉब्लम दोनों को है। और दोनों में कॉमन क्या है, इंडिया। ठीक,
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट जुड़ गया कि नहीं हो गया। जैसे कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्लियर हो रही बात। तो जैसा पाकिस्तान और चाइना के बीच में इंटरेस्ट है इंडिया को लेकर के, वो इक्वल इंटरेस्ट। भाई इंडिया को डिस्टर्ब पाकिस्तान भी करना चाहता है और चाइना भी करना चाहता है। तो दोनों के इंटरेस्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों के इंटरेस्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर हो रहा है। ठीक, तो ये होता है इक्वल इंटरेस्ट। यहां पर एग्जांपल ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स का दिया। ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स का ये कॉमन इंटरेस्ट है यूरोप को लेकर के कि कोई और पावरफुल देश यूरोप के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्लियर। तो प्रूवन इंटरेस्ट या इक्वल इंटरेस्ट समझ में आया आपको। ठीक, अगला बात करें कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, दोज इंटरेस्ट ऑल्दो नॉट आइडेंटिकल कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ सम स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो हित जो समान नहीं है लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में कुछ विशेष समझौतों का आधार बन सकता है। ठीक, मतलब कि जैसे दो देश हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे अगर हम बात करें तो जैसे दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक, देखिए कोई भी देश पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता। ठीक, कहीं कोई चीज होती है, कहीं कोई चीज होती है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे देश में पेट्रोल या डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं निकाले जाते। हमारे यहाँ तेल के कुएं नहीं मिलते। तेल के कुएं कहाँ मिलते हैं, तेल के कुएं मिलते हैं मिडिल ईस्ट में। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, उनसे तेल इंपोर्ट कराना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ बस। ठीक, तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, उनसे तेल इंपोर्ट कराना। अब कुछ चीजें उनके पास भी हैं जो नहीं है। जैसे वहां पर एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं है, अनाज उतना अच्छा नहीं होता। ठीक, पूरा रेगिस्तान वाला एरिया। ठीक, तो उनका इंटरेस्ट भी हमसे जुड़ा हुआ है, भले ही सेम नहीं है हमारा। ठीक, आप देखें कि भारत ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई वगैरह में किया हुआ है। ठीक, तो काफी मदद भारत कर रहा है और भारत दुबई से तेल ले रहा है। मतलब दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं कि भैया जो चीज की कमी हमारे पास है वो तुम हमें दे दो, और आपके पास जिस चीज की कमी है और हमारे पास जो ज्यादा है वो हम आपको दे दें। ये क्या हुआ, इंटरेस्ट कॉमन नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट कर लिए। ठीक, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। ठीक, जिसमें कुछ चीज सामने वाले के पास है जो हमारे पास नहीं, तो हमने उनसे ले ली, और कुछ चीजें हमारे पास है जो सामने वाले के पास नहीं, वो हमने उसको दे दी। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ ना एक दूसरे को। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। इसके अलावा बात करें कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। दे बिकम द कॉज ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द टू कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, interest related to Jammu and Kashmir are the reason for the struggle between India and Pakistan. देखिए कुछ ऐसे हित भी होते हैं जो एक तरीके से परस्पर विरोधी होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। जैसे कश्मीर का इशू। ठीक, कश्मीर का इंटरेस्ट जो है, ठीक, वो पाकिस्तान को भी है और भारत को भी है। हित जो है पाकिस्तान भी उसमें देख रहा है और भारत भी देख रहा है। लेकिन और इसी कारण से दोनों देशों के बीच में क्या चल रही है, टेंशन चल रही है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए इसको कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए अभी इजराइल। ठीक, इजराइल का इंटरेस्ट भी गाजा पे है और फिलिस्तीन फिलिस्तीन तो गाजा में है ही। ठीक, तो उसके कारण हो क्या रहा है, गाजा पट्टी के कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जब एक चीज को लेकर के दो लोग अड़ जाए तो वो होता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। क्लियर है।
इसके अलावा बात करें, ये सब पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। इसके अलावा बात करें, अगला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, दीर्घकालीन हित, पॉइग्नेंट इंटरेस्ट या इसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी कहते हैं। वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन, द स्टेट इज रेडी टू फाइट वॉर्स टू प्रोटेक्ट देम, फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी। देखिए, अब ये होता है दीर्घकालीन हित। देखिए, किसी भी देश के लिए जो दीर्घकालीन और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो क्या है? देश की सुरक्षा करना, देश में सौहार्द बना के रखना, ठीक, देश की सॉवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। क्लियर हो रहा है आपको ये? ठीक, तो ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं किसी भी देश के। भाई देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा तो हमेशा राष्ट्रीय हित में सबसे ऊपर होगा। भाई राष्ट्र सुरक्षित तो सब सुरक्षित, और राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं। क्लियर हो रहा है? ठीक, अगला बात करें, अगला है अनप्लेजेंट और इमीडिएट इंटरेस्ट, secondary interest of immediate importance for which the nation does not want to risk war, are temporary in nature, such as physical welfare of the people, protection of prestige, spread of ideology, growth of business, world of culture। ठीक, देखिए इमीडिएट जो इंटरेस्ट होता है ना, ठीक, वो एक तो सबसे पहली बात तो जो इमीडिएट इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि भाई सबसे पहले तो हमको लोगों की भलाई करनी, ठीक, हमें प्रतिष्ठा की रक्षा करनी, ठीक, एक तरीके से कहा जाए तो आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी। क्लियर? तो ये सब क्या है? हमारे तत्कालीन हित। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? तत्कालीन हित, अनप्लेजेंट और इमीडिएट इंटरेस्ट। तत्कालीन मतलब तुरंत। हमारे इंटरेस्ट में क्या होता है? देखिए, जैसे ही सरकार शपथ लेती है, ठीक, उसका पहला काम क्या होता है? जो भी मैनिफेस्टो में बताया गया है पहली मीटिंग में उसको लागू करवाया जाए। भाई वो जनता से प्रॉमिस करके आए हैं, जनता को कुछ चीजें कही हैं कि हम आएंगे तो ये देंगे वो देंगे, तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि सबसे पहली मीटिंग में उन्हीं की चीज दी हुई चीजों को फाइनल किया जाता है। तो ये इमीडिएट इंटरेस्ट हुआ ना, ठीक, तो ये इमीडिएट इंटरेस्ट। क्लियर? तो समझ में आया आपको? ठीक, दीर्घकालीन हित, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ठीक, इसके अलावा आपका तत्कालीन इंटरेस्ट, इमीडिएट इंटरेस्ट। क्लियर? तो ये सारे क्या रहे हैं? राष्ट्रीय हित। ठीक, इसके अन्य प्रकार। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें मीन्स ऑफ एनहांसिंग द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक, तो मीन्स ऑफ एनहांसिंग द नेशनल इंटरेस्ट, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय हित को अभिवृद्धि के साधन, राष्ट्रीय हित को अभिवृद्धि के साधन। ठीक, तो मीन्स ऑफ एनहांसिंग द नेशनल इंटरेस्ट, सबसे पहला होता है डिप्लोमेसी, कूटनीति। डिप्लोमेसी इज नॉट मोरल और इमोरल, बट इट इज एन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ वंस नेशन। देखिए, कूटनीति जो होती है नैतिक या अनैतिक नहीं होती, बल्कि अपने राष्ट्र के हित के अनुरूप होती है। मतलब कोई भी चीज मॉरल या इमोरल नहीं, मतलब नैतिक या अनैतिक नहीं होती है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी सिर्फ और सिर्फ उस नेशन के खुद के इंटरेस्ट के लिए। Diplomacy is implemented with the participation of political leadership of the Ministry of Foreign Affairs and many other individuals and institutions, in addition to the embassies and commercial centers established abroad। देखिए, अब ये कूटनीति होती कैसे? अपने देशों के साथ साथ विदेशों में स्थापित जो दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, उन्हीं के, और इसके अलावा विदेश मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो पॉलिटिकल लीडरशिप की पार्टिसिपेशन होती है। भाई देखिए, जैसे हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं हमारे, ठीक, आपने देखा हो कि वो कई देशों का दौरा करते हैं, ठीक है, और वहां के विदेश मंत्री से वो मिलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? ये पॉलिटिकल लीडरशिप का आपस में पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक,
आप देखिए वो अकेले नहीं जाते, उनके साथ कुछ और ऑफिशियल्स भी जाते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बात करें तो कई सारे हमारे एम्बेसीज हैं, ठीक है, उन आधार पर भी क्या होती है, डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी बेसिकली इन्हीं चीजों पर होती है। क्लियर। अगला बात करें प्रोपोगेंडा। Propaganda is an effective means of proving others' nation arguments wrong and spreading one's message. The method of communication revolution available today have presented propaganda as an effective mechanism of foreign policy. देखिए, अभी हाल ही में हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक, जिसमें टारगेटेड जो टेररिस्ट कैंप्स थे पाकिस्तान के अंदर, तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक, अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, उस चीज को दबाने के लिए झूठा प्रोपोगेंडा जो है वो पूरे विश्व में चलाना शुरू कर दिया कि ऐसी कोई स्ट्राइक हुई नहीं है और बहुत कम लोग मारे गए हैं और हमने बहुत सारे चीजें कर दी हैं भारत के खिलाफ। तो ये क्या है, ये प्रोपोगेंडा है। आप क्या कर रहे हो, आप सच्चाई नहीं बता रहे हो, आप एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हो, ठीक है, जिससे दूसरे देश के आर्गुमेंट्स को गलत साबित किया जा सके। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो देश, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोपोगेंडा, क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो आजकल जो चलता है वो सबसे ज्यादा प्रोपोगेंडा चलता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखिए जिस तरीके से, तो ये प्रोपोगेंडा चलाया जाता है ताकि दूसरे देश के क्लेम को झूठा साबित किया जा सके, ठीक है, और पाकिस्तान इस प्रोपोगेंडा के खेल में माहिर है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो पॉलिटिकल वॉर। देयर इज नाइदर वॉर नॉर पीस बाय क्रिएटिंग अ प्यूनिटिव सिचुएशन बिटवीन स्टेट्स और इम्पोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस दैट पुट प्रेशर ऑन दी ओपोनेंट्स। देखिए होता क्या है, कई बार राज पॉलिटिकल वॉर होता है, मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं चल रही है। जैसे अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, ठीक, या याद करिए 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे भारत के ऊपर। ठीक, जैसे हम विश्व के हर पटल पर यह प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके। बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक तरीके से अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए ही होता है। भाई आज हमने वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सबको डोजिएक्स प्रूफ्स सब सबमिट किए जाते हैं। क्यों किए जा रहे हैं? ताकि विदेशों में हम ये प्रूफ कर सकें कि पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग टेररिज्म ऑन आवर कंट्री। पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंक फैला रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज हमें वहां बतानी होती है किसी भी फॉरेन सॉइल पे, ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़े। आप बात समझ रहे हैं? या फिर इकोनॉमिक सैंक्शन, जो पावरफुल देश होते हैं वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं। क्लियर? जो भारत पर लगाया था अमेरिका ने 1998 में, और जो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया रशिया से तेल खरीदे, और इसीलिए वो बार बार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, और उन्होंने 50% तो टैरिफ लगा भी दिया भारत के ऊपर। क्लियर? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि रशिया को किसी भी तरीके की मदद मिले, क्योंकि उनका इंटरेस्ट यूक्रेन पे है, उनका अपना हित किस पे है? यूक्रेन पे। तो वो नहीं चाहते हैं कि रूस को कहीं से मदद मिले, और इसी कारण से वो क्या बना रहे हैं? प्रेशर बना रहे हैं इंडिया पर कि भाई आप तेल लेना बंद करिए। क्लियर? तो इसको पॉलिटिकल वॉर कहते हैं। ये बहुत बहुत अभी अभी का एग्जांपल है एकदम। ये पॉलिटिकल वॉर लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल वॉर लड़ रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं भारत पर। ये लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं वो, उन्होंने अपने जहाज थोड़ी भेज दिए लड़ने के लिए। वो टैरिफ लगा रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं।
समझ में आया? ठीक, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल वॉर। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स नोट करते चलिएगा सारे, मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। अगला बात करें, अगला है फाइनेंशियल रिसोर्सेस। पावरफुल कंट्रीज यूज देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेस टू फुलफिल देयर नेशनल इंटरेस्ट, military bases abroad, change of power in developing countries, influence the policies of weak countries, devaluation the currency etc. does। देखिए अब क्या होता है, आर्थिक साधन, जितने भी शक्तिशाली देश होते हैं वो अपने आर्थिक संसाधनों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने। ठीक, जैसे आपने देखा हो अमेरिका ने, ठीक है, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए। क्यों बनाए? ताकि वहां पर अमेरिका की पकड़ बनी रहे। वो अपने राष्ट्रीय हित के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है टू फुलफिल देयर नेशनल इंटरेस्ट। ये पावरफुल कंट्रीज करती हैं, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं जो मतलब मजबूत है, ठीक है, तो वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स के मुताबिक भी नेशनल इंटरेस्ट में चीजें, ये भी एस्पेक्ट है, ठीक है, एनहांस करने का। इसके अलावा है इंपीरियलिज्म। बाय 1945 many major power restored to imperialism to enhance their national interest। मतलब कि 1945 से पूर्व अगर हम बात करें तो जितनी भी बड़ी शक्तियां थीं वो साम्राज्यवाद का सहारा लेती थीं अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए, टू एनहांस देयर नेशनल इंटरेस्ट। दे यूजेस इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद, ठीक है, दे टेक देयर, या उनका सहारा लेते थे साम्राज्यवाद का। ठीक, इसके अलावा बात करें, अगला होता है कॉलोनियलिज्म। In the 18th and the 19th century, the great powers of Europe controlled most of the world to pursue their national interest। देखिए, हम अंग्रेजों के गुलाम थे 1947 तक। अंग्रेजों के लिए भारत क्या था? भाई अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे, लेकिन जो अंग्रेजों के लिए भारत क्या था? ठीक, भारत एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी मानी जाती थी भारत, इंडिया। तो कॉलोनिज्म मतलब दूसरे देशों में जा करके वहां पर कब्जा करके, और वहां पर भी जो चीजें की जाती थी वो अपने इंटरेस्ट के लिए की जाती थी। जैसे अंग्रेजों का शासनकाल इस बात के लिए बड़ा मशहूर है, उन्होंने हमारे देश में राज करते हुए उन्होंने सिर्फ अपने देश का हित देखा। यही फर्क था मुगलों में और अंग्रेजों में। मुगल यहां आए, उन्होंने इसी को अपना घर मान लिया, तो जो भी किया करते थे वो इस भारत के इंटरेस्ट में किया करते थे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो यहां पर थे, उन्होंने जो कुछ भी यहां किया वो सब अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए किया। उदाहरण के तौर पर यहां से रॉ मटेरियल ले जाना लंदन, और वहां से फिनिश्ड गुड्स भेजना, फायदा किसका था? अंग्रेजों का ही फायदा था ना भाई। वो यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहां पर कपड़ा बनाते थे, और कपड़ा बना करके उसी कपड़े को भारत के मार्केट में बेचते थे। बात समझ में आ रही है? अब ये क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि भारत जो थी वो अंग्रेजों की कॉलोनी थी। भारत, अंग्रेज जो चाह रहे थे वो कर सकते थे। ठीक, उन्होंने तो एक तरफा व्यापार की नीति लगा दी थी, वन साइडेड ट्रेड पॉलिसी। हमारा सामान उनके यहां जाया करता था, ठीक, तो उन्होंने हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखी थी हमारे सामान पर, लेकिन उनका सामान यहां आता था तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। भाई जैसे आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपना सामान किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं तो आपके ऊपर वो देश टैरिफ लगाएगा, जैसा अभी ये डोनाल्ड ट्रंप साहब लगा रहे हैं सब पर। ठीक, तो टैरिफ क्या होता है? वो एक तरीके का टैक्स होता है। आपको अगर अपना सामान उस देश में बेचना है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो वो टैरिफ लगाया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही दूसरा देश भी हमें कुछ सामान बेचता होगा, तो भाई हम भी अपना टैरिफ लगाएंगे। बात समझ में आ रही? तो हमारा देश भी टैरिफ लगाता है। अंग्रेजों के टाइम पे क्या था,
कि भारत से जो सामान जाता था उस पे लंदन में तो टैरिफ लगता था, लेकिन लंदन से अगर कोई सामान भारत आए तो उसमें टैरिफ ही ना लगे। बात समझ रहे हैं आप? टैक्स ही ना लगे उसके ऊपर, तो ये एक तरफा हो गई ना भाई, भारत का नुकसान हो रहा है इसमें। आप वहां तो इंटरेस्ट ले रहे हो लेकिन यहां इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आप। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट। क्लियर हो रहा है? अगला बात करें नियो कॉलोनियलिज्म। Powerful countries are fulfilling their national interests through multinational companies, financial assistance, capital investment, import of raw material, export of finished goods, transfer of second class technology, etc. देखिए नियो कॉलोनिज्म क्या है? नव उपनिवेशवाद। देखिए आज अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे देश में अगर हम बात करें तो बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। विदेश के लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया, कोई इंडस्ट्री खोल दी। ठीक? तो जितनी भी पावरफुल देश हैं आज वो इस आधार पर भी, यहां पर भी वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख, मतलब अपना राष्ट्रीय हित देखने के लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को भेजा जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक टर्म सुना होगा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग ये टर्म आपने सुना होगा। देखिए जो देश, जिन देशों, जो देश पावरफुल देश होते हैं, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका के बहुत सारे काम आउटसोर्स किए जाते हैं। कारण क्या है? देखिए मेरी एक कंपनी है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मेरी एक कंपनी है अमेरिका में। अब मुझे मान लीजिए ये पीपीटी बनवाना है, किसी टॉपिक पर पीपीटी बनवाना है, उदाहरण दे रहा हूँ। अब अगर मैं वहां का आदमी रिक्रूट करता हूँ, ठीक, तो उसको मुझे डॉलर में पैसा देना होगा। भाई अमेरिका का कोई आदमी रिक्रूट करेंगे तो उसको डॉलर में पैसा देना होगा। लेकिन अगर मैं उस काम को भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी एक व्यक्ति को दे दूं कि भाई ये काम करा दो, तो उससे होगा क्या? उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में उनके कंपैरिजन में लोग सस्ते हैं, लेबर सस्ती है। ठीक? और इंडिया में तो ये एडवांटेज इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी भी है। ठीक? आपने देखा हो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे बड़े बड़े शहरों में हैं, चाहे आप मुंबई ले लीजिए, चाहे आप बैंगलोर ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, चाहे अहमदाबाद ले लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो विदेश की कंपनी हैं और भारत में बिजनेस कर रही हैं, और भारत के लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अपने देश के लिए नहीं, विदेशों के लिए कर रहे हैं। वो अपने देश के लिए काम नहीं कर रहे, वो विदेशों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक? तो ये एक तरीके का नव उपनिवेशवाद है कि भाई आप किसी भी कंट्री में जा करके और वहां पैसा लगा करके, वहां अपने तरीके से कंपनीज खोल करके आप चीजों को कंट्रोल कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? ठीक, तो नियो कॉलोनिज्म आपको समझ में आया। ठीक, और आखिरी है वॉर। ठीक भैया, देखिए लास्ट में जब कोई विकल्प नहीं बचता तो राष्ट्रीय हित में फिर लड़ाई होनी है तो फिर होनी है। ठीक, जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तब फिर अंतिम रास्ता बच जाता है कि भैया युद्ध होगा। तो अंतिम विकल्प होता है युद्ध। क्लियर है? ठीक, तो ये था नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। ठीक, हमने क्या क्या देखा राष्ट्रीय हित में? सबसे पहले तो हमने उसको डिफाइन किया, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। फिर हमने उसके टाइप्स देखे, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, और उसके अलावा और टाइप्स देखे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि राष्ट्रीय हित को एनहांस कैसे किया जा सकता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमने पैरामीटर्स
ठीक, तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब जो आखिरी पार्ट बचा है वो बचा है नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र। हेडिंग डालिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र। देखिए राष्ट्रीय चरित्र की अगर हम बात करें, ठीक, तो नेशनल कैरेक्टर बेसिकली किसी भी कंट्री का क्या होता है, तो ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट, सबटाइल एंड ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एनी नेशनल पावर। देखिए राष्ट्रीय चरित्र बेसिकली होता क्या है, यह किसी भी राष्ट्रीय शक्ति का अमूर्त, सूक्ष्म एवं मानवीय तत्व है। एब्स्ट्रैक्ट, सबटाइल एंड ह्यूमन एलिमेंट। द पीपल ऑफ ईच कंट्री have some general qualities, deficiencies, temperament, nature, and working style, etc., which we collectively known as national character. क्लियर है? ठीक, तो देखिए होता क्या है कि किसी भी देश में जो लोग होते हैं उनकी एक जनरल क्वालिटी होती है, मतलब उनके अंदर एक तो सबसे पहली बात तो एक सामान्य गुण होता है, या हम कहें अवगुण, डेफिशिएंसी। इसके अलावा स्वभाव, प्रकृति, कार्यशैली, ये ये उस राष्ट्र का चरित्र बताता है। जैसे हमारे देश भारत की अगर हम बात करें, तो हमारे अपनी एक रेपुटेशन है वर्ल्ड में। देखिए हमारी एक, जैसे कहा जाता है कि एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो रोड पे चलने वाले लोग आपने देखे हैं, हमारे देश में जो ट्रैफिक है, ठीक, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, आपने एक चीज नोटिस करी हो, हमारे देश के लोगों में सब्र नहीं है। आप कहीं पर भी आप गाड़ी चलाने जाइए, आप जरा लोगों की जल्दीबाजी देखिएगा। लोग अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं हमारे देश में। वो सिग्नल तोड़ देंगे, वो कहीं भी घुस जाएंगे, वो सड़क पर गाड़ी रोक देंगे, वो कहीं पर भी मोड़ देंगे, और ये आपको मैक्सिमम लोगों में नजर आएगा। ये कोई एक स्टेट या किसी एक राज्य या किसी एक शहर की बात नहीं, हर जगह यही है। आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये क्या बन गया है, कोई भी विदेशी आएगा वो देखेगा तो वो क्या बोलेगा, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द नेशन। भाई आपके यहां ट्रैफिक रूल्स बने हैं, कितने लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं? कितने लोग आपने सड़क पर देखे जो बाइक चलाते हैं, जो जो हेलमेट पहनते हैं? ट्रैफिक रूल है ना कि भाई हेलमेट पहनना है, लेकिन कितने लोग पहन रहे हैं? कितने लोग कार में सीट बेल्ट लगाते हैं? बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जनरल क्वालिटी है हमारे देश की। जैसे अगर आप आज देखें तो 2014 के पहले जब स्वच्छ भारत मिशन नहीं आया था, उसके पहले आपने एक चीज नोटिस करी हो, हमारे देश में किसी भी जगह पर गंदगी बहुत होती थी। कारण क्या था? लोगों ने खाया, वहीं फेंक दिया, और ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये सब करते थे। आज भी लोग कर रहे हैं। आप चले जाइए स्टेशन, आप चले जाइए ट्रेन में, देखिए आप शहर में चले जाइए, देख लीजिए, आपको हर जगह पान की पिचकारी मिलेगी, लाल लाल पिचकारी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। क्या है ये कैरेक्टर है इस देश का। और इसको मैं कैरेक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे हैं, जनरल क्वालिटी है। आज स्वच्छ भारत अभियान के बाद से लोगों में थोड़ी सी समझ डेवलप हुई, तो अब आप देखिए गंदगी नहीं है। क्योंकि अब लोगों की धारणा क्या बन गई है कि भैया कुछ भी खाया सबसे पहले हम देखेंगे कि डस्टबिन का है। लोगों में आया ना, ये कैरेक्टर में चेंज आया ना लोगों के, ये राष्ट्र के कैरेक्टर में चेंज आया। तो कैरेक्टर समझ में आया आपको? वहां के लोगों की जो जनरल क्वालिटी या डेफिशिएंसी या टेम्परामेंट या नेचर कह लीजिए या वर्किंग स्टाइल। इसके बाद बात करें
प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू मार्गनीति, national character necessarily influences national strength and security, because any person who works on behalf of the nation in times of war and peace is selected or selected. Decisions are produced by the people and increase consumptions. देखिए, प्रोफेसर मार्गरेते के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति या सुरक्षा की अगर हम बात करें, पर राष्ट्रीय चरित्र का अनिवार्यता प्रभाव पड़ता है। मतलब नेशनल स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी पर उसके कैरेक्टर का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति युद्ध तथा शांति के समय राष्ट्र की ओर से कार्य करते हैं, चुनते हैं अथवा चुने जाते हैं, जनमत पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं, उत्पादन तथा खपत बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है आपको? तो नेशनल कैरेक्टर बेसिकली क्या बता रहा है आपका, जैसे अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास बहुत अच्छे लड़ाकू हैं, ठीक, तो उस राष्ट्र का एक कैरेक्टर बन जाता है कि यार ये पावरफुल राष्ट्र है, ठीक, क्योंकि इनके लड़ाके बहुत अच्छे, ठीक, तो उन्हें क्या बना दिया जाता है, इसको राष्ट्रीय चरित्र बना दिया जाता है, राष्ट्रीय चरित्र। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑल दीज पीपल्स आर मोर और लेस फ्री फ्रॉम इम्प्रिंट्स ऑफ दोज इंटेलेक्चुअल्स एंड मोर क्वालिटीज विच कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल कैरेक्टर। देखिए, ये सभी लोग अधिक या कम स्तर पर अगर हम बात करें, उन बौद्धिक तथा नैतिक गुणों की छाप से मुक्त रहते हैं जो राष्ट्रीय चरित्र को निर्मित करता है। ठीक है, ऑल द पीपल्स हु आर मोर और लेस फ्री फ्रॉम imprints of those intellectuals and moral qualities which constitutes the national character। समझ में आया आपको? ठीक, अगला जो हमें देखना है वो देखना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल कैरेक्टर। तो राष्ट्रीय चरित्र के अगर हम बात करें तो घटक कौन कौन है, ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन है, ठीक, तो अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है एटीट्यूड। ठीक है, कंपोनेंट्स नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला कंपोनेंट होता है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण। इसके अलावा बात करें, अगला है वर्च्यू। ठीक, ये सारे कंपोनेंट्स हैं नेशनल कैरेक्टर के। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गुण। क्या बोलते हैं इसके, गुण। तीसरा होता है वाइस। ठीक है, वाइस होता है अवगुण। ठीक, ये सारे मैं कंपोनेंट्स बता रहा हूं नेशनल कैरेक्टर के। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, वर्च्यू गुण, वाइस अवगुण। इसके अलावा स्वभाव अगर हम बात करें तो टेम्परामेंट। टेम्परामेंट होता है मतलब स्वभाव। ठीक, इसके अलावा अगला बात करें अगर हम कंपोनेंट की, ठीक है, तो वो होता है वर्क कल्चर। ठीक, वर्क कल्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्यशैली। याद रखिएगा, आपकी कार्यशैली ही आपका चरित्र बताती है। जैसे लोग कहते हैं ना, इंसान के कर्म उसका चरित्र बताते हैं, तो आपकी जो कार्यशैली है, जो वर्किंग कल्चर है, वो आपका एक तरीके से कहा जाए चरित्र है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आइडियोलॉजी, विचारधारा। विचारधारा, अब देखिए आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपने देखा हो, विश्व में भारत उन चुनिंदा मुल्कों में से, या बहुत ही कम, या है ही नहीं कोई ऐसा मुल्क जहां पर इतने धर्म और इतनी जाति के लोग रहते हों इतने प्रेम से। आप एक देश नहीं बता सकते जहां पर इतने ज्यादा डाइवर्सिटी। ठीक, लेकिन हमारे देश की एक विचारधारा है, हमारे देश में विविधता में एकता। ठीक है, ये हमारे देश की विचारधारा, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हम भले ही भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम क्या हैं। ठीक, तो आपकी विचारधारा भी क्या बताती है, आपका चरित्र बताती है।
अगला बात करें, अगला है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आपका व्यवहार कैसा है। ठीक। देखिए, जैसे हमारे देश का एक चरित्र है विश्व में, हमें शांति प्रिय देश माना जाता है, पीसफुल कंट्री। क्यों? क्योंकि हम किसी से पहले झगड़ा नहीं करते, हम किसी देश के ऊपर निगाह नहीं डालते, उसकी गलत निगाह नहीं डालते किसी देश के ऊपर। हाँ, हम अपनी सुरक्षा करते हैं। ये तो ये हमारा बिहेवियर है, ये हमारा बिहेवियर है कि हम शांति चाहते हैं, इसीलिए हमारा ये चरित्र बन गया है। ठीक। जितने भी देश हैं विदेश के, ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज बोलती हैं इंडिया इज अ पीस लविंग नेशन, मतलब भारत शांति का प्रतीक है। देखिए, छुटपुट घटनाएं हर देश में होती हैं। अगर आप एक दो इंसिडेंट्स या दो चार इंसिडेंट्स को आप अगर पूरे देश के साथ कंपेयर करेंगे तो वो गलत है। ठीक। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल कैरेक्टर। ठीक, ये सब क्या थे? राष्ट्रीय चरित्र के क्या थे? घटक थे। ठीक। तो समझ में आया आपको? सातों पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अगला हम बात करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कैरेक्टर, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय चरित्र है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला है जो हम मानते हैं और जिसको हम मानते हैं वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता। देखिए, पूरा वर्ल्ड इस बात को मानता है कि हम लोग बहुत सहिष्णु हैं। इंडिया में इतना टॉलरेंस है, आप सोच सकते हैं, इतने सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज, इतने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बावजूद भारत आज भी इस बात को कहता है कि अगर पाकिस्तान हमारे दुश्मनों को छोड़ दे, हमें सौंप दे, तो हम आज भी बातचीत को तैयार हैं। ये बताता है आपकी सहिष्णुता। क्योंकि अगर भारत इनटॉलरेंट होता तो या तो पाकिस्तान नहीं होता या कश्मीर नहीं होता, दो में से एक चीज होती। अगर हम इनटॉलरेंट होते, हमारी टॉलरेंस और सहिष्णुता, ये हमारे चरित्र का, हमारे राष्ट्र के चरित्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला है हमारे यहाँ लिबरलिज्म है, उदारवादिता। उदारवादिता। ठीक। ठीक है, देखिए, उदारवाद है, ठीक है, हम लोग लिबरल है। आपने देखा हो कि हमारे देश में इतने सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं, ठीक, और सभी प्यार से रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि भाई, देश की जो सरकार है, ठीक है, वो लिबरल है, उदारवादी है, तभी तो सबको बर्दाश्त कर रहे हैं। इतनी सारे विचारों को बर्दाश्त करना, यही तो उदारवादिता है, लिबरलिज्म। तो आपकी सोच क्या है? उदारवादी। भारत की सोच क्या है? उदारवादी। इसके अलावा बात करें तो ये तो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, पीस, शांति। भारत एक शांति प्रिय देश है, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर। क्लियर? तीसरा है पीस। चौथा है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब हिंदी में बोलेंगे तो अहिंसा। देखिए, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, और महात्मा गांधी जी इस देश का प्रतीक है, तभी तो वो राष्ट्रपिता है। तो मूलभूत तरीके से देखा जाए, या आज भी अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान में, ठीक है, ये जो अहिंसा है, ठीक है, जो नॉन वायलेंस है, ये हमारी पहचान बनी है। ठीक। हम किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं करते, हम अंत तक कोशिश करते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ जाए।
आप बताइए कौन सा ऐसा देश होगा? क्योंकि हम वायलेंस नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि जो आम लोग हैं उनको नुकसान पहुंचे। क्लियर हो रहा है? तो नॉन वायलेंस भी हमारा एक बहुत बड़ा। इसके अलावा हमारा जो कैरेक्टर है वो है पब्लिक वेलफेयर। देखिए, पब्लिक वेलफेयर की बात करें मतलब लोक कल्याण। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है, लोकतंत्र है हमारे देश में। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। ठीक। अब उनका, जब लोगों के द्वारा आप चुन के आए तो आपका प्राइमरी एस्पेक्ट क्या हो? ठीक, लोगों के लिए काम करना। भाई, लोगों ने आपको जिताया है। इट इज द पीपल हु वोटेड फॉर इट, सो यू शुड हैव टू वर्क द फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये हमारा क्या है? कैरेक्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काइंडनेस, दया। काइंडनेस, दया। देखिए, भारत ने कितनी कोशिश करी पाकिस्तान से युद्ध ना हो। भारत ने बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से। ठीक। ये भारत का जो काइंडनेस है, दया है, उसी आधार पर पाकिस्तान आज बचा हुआ है। वरना आप कल्पना करिए, अगर इजराइल होता तो वो क्या करता। तो हमारे अंदर दया का भाव है हमारे देश में। हमारे देश में अगर हुआ भी है तो हाँ, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे वहां की आम जनता को नुकसान नहीं, क्योंकि हम दयावान हैं, काइंडनेस है, ये हमारी पहचान है। क्लियर हो रहा है? ठीक। तो ये सारे भारत के अगर संदर्भ में देखा जाए, तो भारत के संदर्भ में ये सारे क्या रहे हैं? चरित्र रहे हैं भारत के। क्लियर है? हम लोग टॉलरेंट हैं, हम लोग लिबरल हैं, हम शांति चाहते हैं, नॉन वायलेंस। वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वी आर काइंड। क्लियर? इसके बाद कुछ और पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल कैरेक्टर। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ एनी नेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेशनल कैरेक्टर। देखिए, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था बहुत हद तक उसके अपने राष्ट्रीय चरित्र से प्रभावित होती है। क्लियर? अगला बात करें, व्हेन इवेल्युएटिंग अ कंट्री स्पेशल अटेंशन इज पेड टू इट्स नेशनल कैरेक्टर। जब भी कभी आप मूल्यांकन करते हैं किसी देश का, तो उनका राष्ट्रीय चरित्र कैसा, ठीक है, उस पर भी अटेंशन होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक, जो उनका राष्ट्रीय चरित्र कैसा। इसके बाद बात करें, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी विद अदर कंट्रीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल कैरेक्टर। देखिए, अन्य देशों के साथ सहयोग रहेगा, मित्रता रहेगी या शत्रुता रहेगी, ये आपके राष्ट्रीय चरित्र से प्रभावित होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, वो राष्ट्रीय चरित्र से। इसके अलावा बात करें, नेशनल कैरेक्टर ऑल्सो अफेक्ट्स ट्रेड एंड कॉमर्स विद कंट्रीज। देखिए, राष्ट्रीय चरित्र जो होता है ना, वो देश के साथ व्यापार एवं वाणिज्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अ गुड नेशनल कैरेक्टर इंक्रीजेस द प्रेस्टीज ऑफ अ कंट्री ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। अगर एक अच्छा राष्ट्रीय चरित्र होता है तो किसी भी देश की, ठीक है, किसी भी मंच में, विदेश के किसी भी मंच में, वो हमारे देश की प्रतिष्ठा को क्या करता है? ऊपर करता है। ठीक। जैसे कि हमारे देश में आप जानते हैं शांतिपूर्ण देश है। ठीक। तो इसका फायदा विदेश में हमारे जो लोग हैं उनको भी होता है, क्योंकि वो इंडियंस को उस नज़र से देखते हैं जो उनके देश की पहचान होती है। क्लियर? तो ये सारे थे नेशनल कैरेक्टर के, राष्ट्रीय चरित्र के महत्व। क्लियर? तो यहाँ पर आज हमारी अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, मतलब दूसरा पैराग्राफ, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक।
तो देखिए, अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।